नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्प्रेंट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री में, हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में हमने जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो जैसा हेडिंग से स्पष्ट है कि नवपाषाण काल है। इसके पहले हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल पढ़ लिया है। देखिए, नवपाषाण काल आज का हमारा टॉपिक है। तो नवपाषाण काल भारतीय या प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यही वो काल था जहाँ से मानव ने सभ्यता की दहलीज पर कदम रखना प्रारंभ किया। यहीं से मानव ने जो था प्रकृति को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात अभी तक जो मानव था प्रकृति के द्वारा शासित होता था। प्रकृति पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया कृषि और पशुपालन के माध्यम से मानव ने जो था प्रकृति पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया जो थी प्रारंभ कर दी। और यहीं से मानव और प्रकृति के संबंध में जो था हम देखते हैं कि जो अभी सहजीवी संबंध था, सहजीवी का मतलब है दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे, प्रकृति और मानव। अर्थात दोनों एक दूसरे से कुछ लेते थे तो देते थे। जैसे मानव यदि प्रकृति से फल को लेता लेता था तो बीजों को बिखेर कर में पेड़ों के निर्माण में या वृक्षों के निर्माण में वो सहयोग करता था। जो सहजीवी संबंध थे वो बिगड़ना प्रारंभ हो जाते हैं आपके कहाँ से? नवपाषाण काल से। अर्थात मानव और प्रकृति के जो संबंध नवपाषाण काल से बिगड़ना प्रारंभ हुए वो वर्तमान समय तक बिगड़ते हुए आप देखते हैं कितने विभत्स रूप में आ चुके हैं। आज लगातार जलवायु समिट होते हैं, लगातार जलवायु का मुद्दा हावी रहता है वैश्विक समिट में। ठीक है, जितने भी विश्व में सम्मेलन वर्तमान समय में आयोजित होते हैं, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उसमें हमेशा हाईलाइट रहता है। जो आज में पर्यावरणीय चिंताएं आपको देखने को मिलती हैं, वर्षा का होना, चक्रवातों का आना बार बार, उसके पीछे कहीं ना कहीं जलवायु के कारण या ये मानव और प्रकृति के जो संबंध बिगड़े हैं, ठीक है, वो उत्तरदायी है। तो यहाँ से नवपाषाण काल को इसीलिए नवपाषाण काल की क्रांति का युग कहा जाता है। नवपाषाण काल का इसीलिए इतिहास में महत्व है क्योंकि यहाँ से मानव ने सभ्यता की दहलीज पे कदम रखा। ठीक है, ये जो अभी वर्तमान समय में ये जो चित्र हम देख रहे हैं इसमें, ये सारी की सारी आपकी नवपाषाणिक गतिविधियों को समझने के लिए एक अच्छा आपका चित्र है, जहाँ पे आप सारी की सारी नवपाषाणिक गतिविधियों को समझ सकते हैं। किस प्रकार मानव के जीवन में पूरा पाषाण काल से जो मानव का जीवन प्रारंभ हुआ, मध्य पाषाण काल में आके सुधरा और नव पाषाण में आकर कितना व्यवस्थित हो गया, इसको इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए चित्रों के माध्यम से देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए। उसके बाद फिर हम टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि नव पाषाण काल में हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मानव जो था सर्वप्रथम खेती करना प्रारंभ कर रहा है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे मानव जो है जो औजार प्रयोग किया है वो पत्थर के। देखिए, नवपाषाण काल में जो कृषि के उपकरण, कृषि के कार्य करने के लिए जो उपकरण प्रयोग में किए जा रहे थे वो सारे के सारे पत्थर के ही थे। ये मत सोचिएगा कि कोई तांबे या लोहे के उपकरणों का प्रयोग किया जाता, चाहे वो फसल को काटने में हो, चाहे वो जमीन को की गुड़ाई करने में, निराई करने में। सारे जो उपकरण थे वो सारे के सारे किसके थे? पत्थर के थे या हड्डी के थे। ठीक, चाहे वो आप गांव में वर्तमान समय में जो भी आप कृषि उपकरण देखते होंगे, चाहे वो फरसा हो गया, चाहे वो आपकी कुदाल हो गई, चाहे वो आपका हसिया हो गया, ये सारे के सारे उस समय के जो उपकरण थे वो सारे के सारे कैसे थे? पत्थर के ही थे। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि आप सोचिएगा कि उस समय फसल की कटाई के लिए दूसरे उपकरणों का, नहीं, ऐसा नहीं कुछ होता था। सारे के सारे पत्थर के उपकरण थे। लेकिन नवपाषाण काल में आके मानव ने पत्थर के उपकरणों को ज़्यादा शार्पनेस, ज़्यादा चमकीले, ज़्यादा दक्ष बना दिया था मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल की तुलना में। अभी हम उपकरणों को भी देखेंगे। सॉरी, तो यहाँ देखिए, ये है आपका नवपाषाण कालीन मानव जो खेती कार्य में लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए मानव फसल की कटाई कर रहा है, अर्थात खेती कार्य कहाँ से शुरू हो गया? नवपाषाण काल में। ठीक, ये जो उपकरण वो हाथ में लिया हुआ है, हंसिया लिया है, वो किसके हैं? पत्थर के ही बने हैं। यहाँ पे देखिए जो फसल की कटाई हो रही है उसकी जो दवाई करने के बाद उसको देखिए, यहाँ पे पशु द्वारा उसकी दवाई की जा रही है। इसको ठीक, उसके दाने को और उसके अवशेष को अलग किया जा रहा है। अवशेषों को अलग करने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला चित्र, यहाँ पे देखिए टोकरी में भर के लाया जा रहा है, उसको फिर इस गड्ढे में डालकर उसकी कुटाई और सफाई की जा रही है। और कुटाई और सफाई करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एक महिला द्वारा इनको जो है सिलबट्टे पर, ये पत्थर का सिला है और इसको देखो पीस के, जैसे गेहूं है तो उसको जो है आटे के रूप में पीसकर उसकी जो है रोटी और चपाती अन्य चीज़ें बनाई जा रही हैं। ठीक है, यहीं पे जो अधिशेष, जो अन्न भाई मानव उपभोग करता था और बाकी जो शेष बचता था अनाज, वो क्या करता था? वो खाद्य संग्रह के रूप में देखिए यहाँ पे आप मानव जो है रखने लगा था। और खाद्य संग्रह चूँकि कृषि कार्य करने लगा था, कृषि कार्य करने के लिए ज़रूरी था उस क्षेत्र में निवास करे, तो मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती थी। अभी मानव जो गुफाओं कंदराओं में निवास करता था, अब देखिए वो घर बना के रहने लगा था। ठीक,
और यहाँ पे देखिए मानव ने विभिन्न प्रकार के हैंडक्राफ्ट अर्थात ये मतलब हाथ से बने हुए विभिन्न प्रकार के जो सामग्रियाँ हैं उनका उपयोग करने लगा। ठीक, देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टोकरियाँ बनाई जा रही हैं। ठीक है, पेड़ों की सहायता से या पेड़ों की छालों की सहायता से जो भी चीज़ें हैं उसके थ्रू ये टोकरियाँ बनाई जा रही हैं। यहीं पे मानव ने सबसे पहले पशुपालन प्रारंभ कर दिया। देखिए ये भेड़ हो गई, ये बकरी हो गई, ठीक, और ये कुत्ता हो गया। तो एक ऐसे पशु, इसमें दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक ऐसे पशु जिनका वो मांस के लिए पालन करता था, एक इनका जिनका मनोरंजन के लिए, जिनका साथ उसको अच्छा लगता था, ऐसे पशुओं को वो अपने साथ रखता था। ठीक है, तो आइए आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। सारी की सारी हमने जो इमेज में देखी विशेषताएं किसकी हैं, नवपाषाणकालीन विशेषताएं हैं। ठीक, नवपाषाण में जो हम आज में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली हमारे जो हैं टॉपिक जो हैं वो आपके प्री में तो इम्पोर्टेंस थोड़े कम होंगे इस वाले टॉपिक में, क्योंकि पूरा स्थलों से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन प्री में भी इसके इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होंगे। यदि आप इसको समझे रहेंगे तो पूरा स्थलों को समझने में आपका जो है कम समय लगेगा। और कल जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा पूरा स्थल को हम पढ़ लेंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जलवायु कैसी थी नवपाषाण काल में, यहाँ की जीवन पद्धति कैसी थी अर्थात लोग जीवन कैसे जी रहे थे, क्या नवपाषाण काल को नवपाषाणी क्रांति कहना उचित है, और इस काल के उपकरणों को, ये 4 टॉपिक्स हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है नवपाषाण काल में उसको जलवायु। ठीक है, आइए जलवायु को डिस्कस करते हैं। जलवायु ने किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित किया और जलवायु का कितना अधिक प्रभाव पड़ा है मानव जीवन पे, तो उसको हम इसमें अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे मानव के जीवन में परिवर्तन आया। देखिए, जो आप देखते हैं कि उच्च पुरापाषाण काल से ही क्या हुआ हो गया था, उच्च पुरापाषाण काल से ही आपका हिमयुग क्या हो गया था, द एंड हो गया था। अब मध्यपाषाण काल तक आते आते जो था उच्च पुरापाषाण काल तक हिमयुग का समाप्त हो गया था। मध्यपाषाण काल तक आते आते क्या हुआ था, जलवायु गर्म होना प्रारंभ हो गई थी, और नवपाषाण काल में ये जलवायु अत्यधिक गर्म, और अत्यधिक गर्म का मतलब इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हो गई थी, मतलब वर्तमान जो जलवायु दशाएं देखते हैं जो अनुकूल है मानव के रहने के लिए, ऐसी दशाएं जलवायु की दशाएं इस समय प्राप्त हो गई थी। ठीक है, गर्म हो गई थी। इसके 2 परिणाम निकल के आए। एक तो क्या हुआ, हमने पहले डिस्कस किया है कि जीव जंतु और वृक्षों की जो वनस्पतियों की जो वर्तमान प्रजातियां हैं, जो वर्तमान समय में आप जितनी विविधता विश्व में देखते हैं, ठीक है, उतनी विविधता आपकी उस समय व्याप्त हो गई थी, अर्थात पशु पक्षी वनस्पतियों जीव जंतुओं की अनेकों प्रजातियों का डेवलपमेंट इस समय हो चुका था। इसके कारण क्या हुआ, पारिस्थितिक विविधता निकल के आई और भोज्य पदार्थों में भी विविधता देखने को मिली। पारिस्थितिक विविधता पर हो गया कि एक ही स्थान पर अनेक वृक्षों की प्रजातियां, जानवरों की प्रजातियां, पशु पक्षियों की प्रजातियां आपको देखने, इसे कहा गया पारिस्थितिक विविधता। और ये पारिस्थितिक विविधता जो क्या हुई, मनुष्य के लिए भोजन के लिए और अवसर अर्थात अन्य विकल्पों को, बहुत सारे विकल्पों को लेकर आई। सॉरी, इससे क्या हुआ, कुछ जीवों का जो प्रजनन, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इससे लिए क्या हो, जीवों के प्रजनन के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त हो गई, क्योंकि एक तो जलवायु गर्म हो चुकी थी, दूसरा क्या हुआ, भोजन की पर्याप्त उपलब्धता थी। ठीक, तो ऐसे में क्या हुआ, जनसंख्या तेजी से बढ़ी। लेकिन जब जनसंख्या तेजी से बढ़ी तो जो खाद्यान्न थे, जो खाद्य प्रकृति द्वारा प्रदान किए जा रहे थे, वो मानव के लिए अब कम करने पड़े। उस समय मानव के लिए जो भोजन के केवल 2 ही स्रोत थे, एक तो खाद्य संग्रह था, दूसरा शिकार था, और ये दोनों के दोनों चीजें आपके अपर्याप्त पड़ने लगी थी नवपाषाणकालीन मानव के लिए। ठीक है, नवपाषाण काल या मध्यपाषाण कालीन मानव के लिए। मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में हम देखते हैं पशुपालन में ये सब चीजें प्रारंभ होती, कृषि और शिकार। तो आप देखिए नवपाषाण कालीन मानव के लिए ये जो चीजें थी, जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्य संग्रह और शिकार ये अपर्याप्त पड़ रहे थे, उसकी भोजन के लिए या उसकी बड़ी जनसंख्या की आपूर्ति करने के लिए ये चीजें पर्याप्त नहीं थी। अतः अब मानव क्या किया, भोजन के अन्य विकल्पों की तरफ मुड़ना प्रारंभ किया। तो उसके लिए अन्य विकल्प क्या थे कि वो क्या करे, पशुपालन करना प्रारंभ कर दे। जो शिकार के लिए जंगलों में भटकता था, कभी शिकार मिलता था कभी नहीं मिलता था, तो वो पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। और नवपाषाण काल में, जो मध्यपाषाण काल में हमने देखा था बागौर और आदमगढ़ में जो पशुपालन का कार्य हो रहा था, नवपाषाण काल में वो आकर और बढ़ गया। ठीक है, वो तेजी से बढ़ा और साथ में ही मानव ने क्या किया, कृषि पर अधिक ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। तो किस प्रकार जलवायु ने मानव के जीवन में, पारिस्थितिकी में किस प्रकार परिवर्तन लाए हैं, इनको हम इस टॉपिक्स में देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, अब आइए जलवायु के बाद जो हमारी दूसरी विशेषता थी कि जीवन पद्धति।
इस काल में देखिए जीवन पद्धति में जो परिवर्तन हुए हैं उसको हम देखिए अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। जीवन पद्धति में स्थायी निवास, परिवार का विकास, फिर सामाजिक विभाजन, मृदभांडों का प्रयोग, पहनावे ओढ़ावे में परिवर्तन, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सही बात है कि हुई हैं, लेकिन इसको हम अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे तो आपको याद करनी पड़ जाएंगी। हम इन सब चीज़ों को कृषि के विकास के साथ ही कोरिलेट करके पढ़ लेंगे और सारी चीज़ें आपकी वहीं पे याद भी हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है। तो इसीलिए नवपाषाण काल में कृषि का महत्व क्यों इतना दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कृषि ने जितना परिवर्तन लाया मानव के जीवन में, उसके पहले पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में उतना परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला था जितना नवपाषाण काल में देखने को मिला। इसलिए गार्डन चाइल्ड महोदय ने नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। अभी वो क्रांति है या नहीं वो आगे वाले टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे। सॉरी। तो देखिए नवपाषाण काल में क्या हुआ, स्थायी निवास की प्रवृत्ति को बल मिला। नवपाषाण काल में जो है कृषि का विकास हुआ। कृषि के विकास से स्थायी निवास कैसे मिलेगा? क्योंकि आप जानते हैं कृषि के विकास से क्या होगा, कृषि के विकास से क्या होगा, क्योंकि कृषि का जब आप खेती करते हैं तो 3 से 4 महीने आप जानते हैं किसी भी फसल को बोने के बाद आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो 3 से 4 महीने आपको मतलब फसल जो आपने बोया है उसको काटने के लिए आपको वहाँ पे निवास करना जरूरी है। तो निवास करने के लिए आपको चाहिए घर। ठीक। तो मानव क्या कर रहा था, कृषि के विकास के कारण ही मानव ने क्या किया, अपना घर बनाना प्रारंभ कर दिया और स्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि खेती की उपज लेने के लिए उसको स्थायी निवास जरूरी था। और स्थायी निवास यदि करेगा तो उसका परिवार, जो लड़के बच्चे क्या होंगे, यहीं पे पैदा होंगे। तो क्या होगा, परिवार की भावना विकसित होगी। अभी मानव जो यायावार या घुमक्कड़ जीवन जी रहा था वो अब स्थायी निवास की तरफ मुड़ा। स्थायी निवास से क्या हुआ, परिवार और बंधुत्व, इन सब चीज़ों की भावना निकल के सामने आई। क्योंकि मानव अकेले नहीं बसता था किसी गांव क्षेत्र में, आप कई सारे समुदायों में बसता था मानव। ठीक। अब अकेले कोई आके इलाहाबाद में थोड़ी ना बसता, उसके साथ 4 5 6 7 मानव के झुंड जो थे वो आके बसते थे और सबके अपने परिवार होते थे। और यही परिवार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो गए, नवपाषाण काल में गाँव का विकास यहीं प्रारंभ हुआ, नवपाषाण काल में ही। और जब गांव का विकास हुआ तो गांव में सारी चीज़ें, हर व्यक्ति यदि अपने अपने हिसाब से चलाएगा तो गांव में चीज़ों में क्या होगा, अव्यवस्था उत्पन्न होगी। यदि अव्यवस्था उत्पन्न होगी तो व्यवस्थित करने के लिए जो वर्तमान में गांव में प्रधान जिसको कहा जाता है या मुखिया कहा जाता है, उस तंत्र का विकास होगा ताकि वो गांव में जो अव्यवस्था है या परिवार की जो विभिन्न ज़रूरतें हैं, जैसे गांव में कोई अटैक न कर दे, पशुओं का आक्रमण न हो, ठीक, गांव की चीज़ों को व्यवस्थित करना, बच्चों को देखभाल करवाना, ये सब किसके नियंत्रण, कोई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, उसको नियंत्रित करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती थी। वही लीडर जो है नवपाषाण काल में निकल के आया जिसको मुखिया कहा गया। ठीक। तो मुखिया तंत्र का विकास हुआ। कृषि के विकास ने देखिए इतने सारे परिवर्तनों को बल दिया है। यहाँ पे स्थायी निवास, परिवार का विकास, गांव का विकास और मुखिया तंत्र का विकास। ठीक। कृषि के विकास ने ही जनसंख्या के भरण पोषण के लिए क्या किया, एक बेहतर विकल्प लेके आया। अधिक अन्न वाला मतलब अब जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अधिक विकल्प हो गए थे। और वो विकल्प क्या थे, खाद्य सामग्री के रूप में कृषि मतलब फसलें थी या अनाज थे। और इसने क्या किया, जनसंख्या की तेजी से वृद्धि हुई। अभी आप देखेंगे बिहार उहार क्षेत्रों में आपको मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में कोई भी आपके अवशेष देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन नव पाषाण काल में आप देखेंगे बिहार के मैदानी वाले क्षेत्रों में आपको जैसे चिरांद हो गया, सेनवार हो गया, ये सब सेक्टर जो है नवपाषाणिक पुरास्थल आपको देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब खाद्य के बेहतर विकल्प उपलब्ध हो चुके थे मानव के पास, क्योंकि मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। कृषि के विकास ने ही सामाजिक विभाजन को बल दिया। ये सामाजिक विभाजन नवपाषाण काल में देखने को जो मिलता है वो किसके लिए उसके लिए उत्तरदायी कारक क्या था, कृषि का विकास। क्योंकि कृषि के विकास ने क्या किया था, देख रहे हैं आप, मुखिया तंत्र का विकास किया था। मुखिया क्या करता था, क्योंकि वो गांव की सुरक्षा देखभाल करता था, तो ये जो मानव थे, जो नवपाषाणकालीन मानव थे, उनसे कुछ अन्न को अपने पास लेता था। ठीक। और कुछ लोगों के पास भूमि अधिक थी या कुछ लोग जो कृषि में ज़्यादा दक्ष थे वो अधिक अन्न उपजाते थे। उस समय संपत्ति का मानक क्या होता था, कृषिगत फसलें होती थी, अनाज होते थे। नवपाषाण काल में कोई धातु या सिक्के का प्रचलन थोड़ी ना हुआ था। तो वहाँ पे जो संपत्ति का आधार था वो क्या थी, फसलें थी आपकी। तो फसलें, पशुपालन, ये सब जिनके पास ज़्यादा पशु हो गए, जिनके पास ज़्यादा फसलों का उत्पादन या अनाजों का उत्पादन, वही तो था उस समय की संपत्ति। वहीं के उस समय के टाटा, अडानी, अंबानी थे जिनके पास ज़्यादा होती थी।
तो उस समय जो था सामाजिक विभाजन को बल मिला। जिनके पास ज़्यादा संपत्ति के रूप में ये सब चीज़ें थी, पशु और फसल, वो अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में बटे। और ये डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है? जब साहित्यिक सामग्री है ही नहीं तो कैसे आदमी करेगा भाई? जब अवशेष मिल रहे हैं पाषाणकालीन, मानव के अवशेष मिल रहे हैं, हड्डियाँ मिल रही हैं, तो हड्डियों से ऐसे तो मालूम नहीं चलेगा कि ये अमीर की हड्डी है या गरीब की हड्डी है। तो नहीं, जो अंत्येष्टि क्रियाएं अर्थात जो शवों की दफनाने की क्रिया आप देख रहे हैं मध्य पाषाण काल में जो शुरू हुई थी, नवपाषाण काल में भी रही। लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं शवों को दफनाने के लिए, जो अमीर आदमी मरता था उसके साथ जो सामग्रियां रखी जाती थी कुछ विशेष प्रकार की रखी जाती थी, और जो गरीब आदमी मरता था उसके साथ नॉर्मल चीज़ें रख दी जाती थी। ठीक है, जैसे आज आप किसी को बाहरी क्षेत्र में निकल रहे हैं शहर या गांव में, तो किसी को अमीर और गरीब डिफ्रेंशिएट किसी को करना हो आप, मतलब सामने आमने सामने से, तो आप क्या करेंगे? जिसके पास आपने देखी कार होगी, अच्छा कपड़ा लत्ता, सोने की अंगूठी ये सब पहना है, तो उसे क्या कहेंगे? अमीर होगा। और जो साइकिल से चल रहा है, फटे हालत में है, तो उसको क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। तो वैसे ही अंत्येष्टि क्रियाओं में जिनके अंत्येष्टि मतलब जो शवों को दफनाने के बाद जो सामग्रियां रखी जाती थी शवों के साथ विभिन्न उनके उपभोग के लिए, उनमें जो अंतर देखने को मिला वो क्या दिखाता है? वो सामाजिक विभाजन को दर्शाता है। यदि सामाजिक विभाजन न होता सबके साथ समान रूप से सामग्रियां रखी जाती। लेकिन इस काल में आप देखते हैं सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है, क्योंकि अंत्येष्टि क्रियाओं में जो सामग्रियां रखी गई थी वो अलग अलग प्रकार की रखी गई थी। ठीक। और कृषि के विकास ने दूसरा अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या किया कि बचत को प्रोत्साहन दिया। बचत के प्रोत्साहन से क्या तात्पर्य था कि जो कृषिगत अन्न उपजाए जा रहे थे, जो अन्न का उत्पादन हो रहा था, अन्न को उत्पादन के लिए नेक्स्ट टाइम आपको यदि फसल लेनी है तो आपको अन्न को बचा के रखना पड़ेगा। अब बचा के यदि रखना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बचत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसी सामग्रियों का निर्माण करना पड़ेगा जिनमें आप उन फसल को रख सकें। तो आप इस काल में देखेंगे कि मृदभांडों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है नवपाषाण काल में। और इसके साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडव जो इलाहाबाद में स्थित है। विश्व में पूछा जाए, विश्व में सबसे प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य भारत में मिले हैं, और कहाँ पे मिले हैं? चौपानी मांडव, इलाहाबाद, यूपी। ठीक है। इस काल में जो मृदभांड बनाए गए वो दो तरीकों से। मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, जो आप वर्तमान में गगरी उगरी देखते होंगे, जितने भी मिट्टी के बर्तन देखते हैं उनको मृदभांड कहा। मृद माने मिट्टी और भांड माने बर्तन। ठीक है। तो मृदभांड जो थे मृदभांडों का निर्माण कहाँ होने इस काल में प्रारंभ हो गया। और ये जो मृदभांड बनाए जा रहे थे, ठीक है, इस काल में जो मृदभांड बनाए जा रहे थे वो या तो हाथ का प्रयोग करके बनाए जा रहे थे या चाक। चाक का मतलब होता है जो कुम्हार की चाक होती है, ऐसे गोल की होती है, और यहीं पे मिट्टी रख के और विभिन्न प्रकार के इसको घुमा के चारों तरफ, ठीक है, यहीं पे वो मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उसे ही चाक कहा जाता है। इस काल में जो है चाक का आविष्कार, कुम्हार की चाक का आविष्कार इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। पूछा जाए कि नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार कब हुआ, मतलब चाक का आविष्कार कब हुआ, तो आप बताएंगे कि नवपाषाण काल में हुआ, चूंकि मिट्टी के बर्तनों के साथ यहाँ पे मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक। तो आपने देख रहे हैं ना कृषि के विकास ने किस प्रकार चीज़ों को प्रोत्साहन किया है। कृषि के विकास ने ही पशुपालन को बढ़ावा दिया। कैसे? क्योंकि पशुओं के लिए चाहिए था चारा, और जो कृषि के लिए मानव फसल उगा रहा था अपने भोजन के लिए, जो फसल लेने के बाद जो उसके बीज थे उसको लेने के बाद जो बाकी शेष बच जा रहा था उसका हिस्सा अवशेष के रूप में, उसको क्या कर रहा था मानव? फसल के रूप में उपयोग कर रहा, उसको जो है चारे के रूप में उपयोग कर रहा था। और ये चारे क्या होते? पशुओं को खाने के लिए उपयोग किए जाते थे। इस काल में नवपाषाण काल में आपको देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि तेजी से चीज़ें क्या हुई थी, तेजी से पशुपालन का विकास हुआ। हालांकि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में बागौर और आदमगढ़ से जो साक्ष्य मिले हैं वहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन पशुपालन जो है तेजी से कहाँ पे हुआ, दोनों आप बताएंगे नवपाषाण काल। सबसे विस्तृत रूप, सबसे व्यवस्थित रूप आपको क्या होता है नवपाषाण काल में। सॉरी, देखिए, जो मानव द्वारा नवपाषाण काल में उगाई गई सबसे पहली फसल थी वो कौन सी थी? जौ। यदि पूछा जाए विश्व में, पूरे विश्व में मानव द्वारा सबसे पहले फसल कौन सी उगाई गई, तो वो कौन सी फसल थी? जौ की फसल थी। ठीक। और पूछा जाए कि विश्व में मानव द्वारा जो सबसे पहली धातु प्रयोग में लाई गई, तो याद रखेंगे तांबा लाई गई थी। और मानव द्वारा सबसे पहली उगाई गई फसल विश्व में ये 8000 ईसा पूर्व के आसपास आपकी उगाई गई थी। ठीक है। तो विश्व में मानव द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल कौन? जौ। ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जौ का उत्पादन। यहाँ पे देखिए, ये आप जो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं ये है हमारा भारत। ठीक।
भारत के इधर का जो सेक्टर है वो क्या है आपका, पश्चिम एशिया है, अर्थात अरब कंट्री वाला सेक्टर है, पश्चिम एशियाई देश है या मध्य पूर्व इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये है आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के इस वाला सेक्टर, अर्थात ये जो पश्चिम एशिया का जो सेक्टर है, यहाँ से लेकर पूर्व की तरफ आप बढ़िए, यहाँ से जो सीरिया हो गया, इजराइल हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, इसी वाले बेल्ट में सबसे पहले मानव ने क्या किया था कि जो फसल उगाई थी इसी वाले बेल्ट में मानव द्वारा उगाई गई। और कौन सी फसल थी विश्व में मानव द्वारा उगाई गई फसल, वो कौन सी थी, जौ थी। वो कहाँ पे उगाई गई, तो ये देखिए पश्चिम वाला सेक्टर, ये जो पश्चिम वाला सेक्टर है, सीरिया, इजराइल, इराक और ईरान वाला सेक्टर या भूमध्य सागर से सटा हुआ सेक्टर, यहीं पे मानव ने सबसे पहले जौ और गेहूं का उत्पादन, पूछा जाए कहाँ पर हुआ, तो ये इसी पश्चिम वाले सेक्टर में हुआ था। ठीक है, तो ये आपने लोकेशन देख ली। ठीक, तो कौन सा सेक्टर हो गया, ये ईरान, इराक, सीरिया और ये वाला सेक्टर है, यहीं पे सबसे पहले जौ और गेहूं का उत्पादन हुआ। मानव द्वारा जो सबसे पहले फसल उगाई गई वो कौन सी थी, जौ थी। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब नवपाषाण कालीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, फिर हम आते हैं नवपाषाण काल को क्रांति क्यों कहा जाता है, क्रांति थी या नहीं। देखिए, नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहले न्यूलिथिक, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नवपाषाण काल को न्यूलिथिक एज। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर जॉन लुबॉक ने किया था 1865 में। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक टाइम, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, प्री हिस्टोरिक टाइम। इन्होंने ही इस पुस्तक में सर्वप्रथम न्यूलिथिक एज या नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था 1865 ईस्वी में। नवपाषाण उपकरणों की खोज की बात की जाए, ये ध्यान रखेंगे, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नवपाषाणकालीन उपकरणों की बात की जाए तो उत्तर भारत में जो नवपाषाणकालीन उपकरण खोजे गए वो ली मेन्सुयर द्वारा खोजे गए, और दक्षिण भारत में जो नवपाषाणकालीन उपकरण खोजे गए वो नेवेलियन द्वारा खोजे गए। तो नवपाषाणकालीन उपकरण जो उत्तर भारत में खोजे गए ली मेन्सुयर द्वारा खोजे गए, मेन्सुयर, और दक्षिण भारत में जो खोजे गए नेवेलियन द्वारा खोजे गए। ठीक है, ये दोनों पुरातत्वविद थे, इनके द्वारा ही सबसे पहले उत्तर भारत में ली मेन्सुयर ने खोजे नवपाषाणकालीन उपकरण, और दक्षिण भारत में किसने खोजे, नेवेलियन द्वारा खोजे गए। और नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति शब्द से सबसे पहले संबोधित करने वाले विद्वान कौन थे, गार्डन चाइल्ड महोदय थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें जो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किसने किया, सर जॉन लुबॉक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में। और नवपाषाण काल के लिए नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, सर गार्डन चाइल्ड महोदय ने किया था। ये ध्यान में रखेंगे हम। बाकी ली मेन्सुयर और नेवेलियन आप ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे एग्जाम में ये सब पूछे नहीं गए हैं अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं जाएंगे, पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है। अब जो तीसरा टॉपिक है हमारा, कि जो हमने कहा था डिस्कस करने के दौरान कि हम क्या करेंगे, क्या सच में नवपाषाण काल में जो परिवर्तन हुए उसको क्रांति कहना सही है या नहीं, क्या नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति कहना उचित है या नहीं। तो इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तर्कों को हम देखेंगे। सबसे पहले नवपाषाण काल क्रांति है या नहीं, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि क्रांति होती क्या है। तब तक हम उसका इवेल्युएशन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे जब तक हम क्रांति को नहीं समझेंगे। क्रांति का मतलब होता है जो कम समय में अधिक परिवर्तन आए, या किसी व्यवस्था में परिवर्तन को ही क्रांति कहा जाता है। और वो परिवर्तन ऐसा नहीं है कि लंबे समय हो, कम समय हो, 5 से 10 साल, 8 साल, 9 साल, 11 साल में इतना परिवर्तन हो जाए कि जितना नहीं हुआ। जैसे कहीं मोनार्की है, मतलब राजतंत्र है, वहाँ पे ख़त्म करके लोकतंत्र आ जाए, तो ये आप कहेंगे क्रांति हो गई। ठीक, जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे आज से पहले जब तक जियो नहीं आया था उसके पहले भारत में जो इंटरनेट के क्षेत्र में आपको क्रांति देखने को नहीं मिलती है न। भारत डिजिटलीकरण की तरफ इतना तेजी से बढ़ा था, क्योंकि उससे पहले जो नेट मिलते थे 500 MB में मानो पूरा मतलब आदमी जो था, पूरा व्यक्ति जो था, पूरा महीना चला देता था। अपना फेसबुक का एक पेज खोलता था, तुरंत कट कर देता था। यूट्यूब का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं उस समय। लोगों के पास इतनी यूट्यूब तो था, लेकिन उतना उनके पास नेट नहीं होता था या MB नहीं होती थी कि वो उसको चला पाए।
और ना तो नेटवर्क इतना बेटर था। जब जियो ने आया, उसने आने के बाद क्या कर दिया कि पूरे इंटरनेट क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब मानव को वो एकाएक फ्री सुविधा उसने कर दी। उसके साथ क्या हुआ कि अब नेट की जो है अनलिमिटेड उसने दे दिया। अब उसमें आप देखते हैं कि यूट्यूब बूम कर गया, ठीक। और वर्तमान में जो डिजिटल अर्थव्यवस्था, डिजिटल लेन देन जो हम करते हैं, फोन पे, गूगल पे, इन सब के पीछे क्या कारण था? यही भारत का डिजिटलीकरण। भारत का डिजिटलीकरण जो 5 से 6 सालों में हुआ, उतना 15 से 20 सालों में नहीं हुआ था विगत वर्षों में। तो इसे क्या कहेंगे? इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति कही जा सकती है इसको। और वर्तमान में डिजिटलीकरण जब से प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटलीकरण का नारा दिया गया, उसके बाद से जितनी तेजी से डिजिटलीकरण भारत में हुआ है, उतना आपको देखने को उसके पहले नहीं मिला था। डिजिटलीकरण उस समय भी था, लेकिन उतना नहीं था जितनी ज़्यादा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब चीज़ें जो डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, डिजिटल लेन देन के जो प्लेटफॉर्म हो गए, वो तेज़ी से निकल के आए। कब? इसी समय निकल के आए। तो ये क्या हुआ, डिजिटलीकरण में आपके ये जो डिजिटल लेन देन में क्रांति हो गई। आप देखते हैं कि कोरोना का आने के बाद जो शिक्षा की टेक्निक थी, अभी जो विद्यालयों या स्कूलों या कोचिंग संस्थानों में जो शिक्षा दी जा रही थी, अब वो इंटरनेट के माध्यम से दी जाने लगी। अर्थात 2 साल में कोरोना के दौरान जितना ज़्यादा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलीकरण में हुआ, उतना ज़्यादा उसके पहले नहीं हुआ। तो इसको क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कह सकते हैं आप। हरित क्रांति की बात की जाती है भारत में, ठीक। हरित क्रांति अर्थात 1960 के दशक, 1960 से 70 के बीच में जितना ज़्यादा परिवर्तन मानव ने अपनी खेती, मतलब भारत में खेती में लेकर हुआ, उतने उससे पहले एक लंबा समय काल 1960 से पहले तक भारत में इतना परिवर्तन खेती के क्षेत्र में नहीं हुआ था, ठीक। 1960 से पहले मानव जो था, मतलब भारत जो था, वो अमेरिका या पश्चिमी देशों से गेहूं या अन्य फसलों का निर्यात करता था। अर्थात खाद्य आयातक देश था भारत, खाद्य निर्यातक देश नहीं था। अर्थात चीज़ों को निर्यात नहीं करता था, मंगाता था बाहर से बस चीज़ों को। लेकिन 1966 के बाद जैसे हरित क्रांति इंट्रोड्यूस हुई भारत में, उसने भारत की पूरी दशा और दिशा को बदल दिया। अब भारत केवल खाद्य उत्पादक नहीं, खाद्य निर्यातक बन गया। अब वो आयात नहीं कर रहा था, अब निर्यात करने लगा। तो ये 5 से 6 सालों में जो खेती के सेक्टर में परिवर्तन हुए, इसी को ही हरित क्रांति कहा गया, क्योंकि इतना परिवर्तन उसके पहले के किसी भी दशक में नहीं हुआ, ठीक। तो आप क्रांति को समझ लेंगे। क्रांति का मतलब होता है कम समय में अधिक परिवर्तन। ये नहीं कि 5000 6000 साल में परिवर्तन हो तो उसको आप क्रांति कहेंगे, नहीं, वो तेजी से परिवर्तन हो। तो गार्डन में हो चाइल्ड महोदय ने जो क्रांति शब्द का प्रयोग किया, तो उसके लिए उन्होंने जो तर्क दिया कि जो नवपाषाण काल का मानव था, शिकारी और खाद्य संग्राहक से अब खाद्य उत्पादक अर्थात कृषि कार्य में करने वाला मानव द्वारा कृषि कार्य किया जाने लगा। स्थायी आवास, परिवार और गांव की अवधारणा विकसित इसी काल में हुई, इसलिए इसको क्रांति कहा जाना चाहिए। इसके पहले इतना लंबा समय बीत चुका था, मध्य पाषाण काल तक, पूरा पाषाण से लेकर, मतलब 5 लाख से लेकर आपका 8000 ईसा पूर्व तक जो काल था, वहाँ तक अभी परिवार उरिवार की भावना लेकिन यहाँ पे आ गई थी 8000 ईसा और पूर्व के बाद। तो यहाँ पे स्थायी आवास और परिवार और गांव का विकास होने लगा था। इस कारण इन्होंने क्रांति कहा। आग का प्रयोग कर रहा था मानव, जिसके कारण मानव जो कच्चा मांस खा रहा था, अब उसके भोजन पकाने की तकनीक में परिवर्तन होने लगा था। इस कारण इसको जो इन्होंने कहा। मृदभांडों का प्रयोग होने लगा था। मृदभांडों के प्रयोग के लिए जो चाक का आविष्कार हुआ था इस काल में, इस कारण भी इन्होंने कहा कि इसको जो है नवपाषाणी क्रांति कहा जाना चाहिए। पशुपालन बहुत तेजी से हुआ यहाँ पे, तो इस कारण इन्होंने कहा। और पालिशदार चकमक उद्योग, पालिशदार चकमक उद्योग से तात्पर्य क्या है कि जो पत्थर के औजार जो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में थे, ऐसा नहीं था नवपाषाण काल में कोई नए प्रकार के उपकरण बने, वही उपकरण थे, तीर और भाले वही थे, लेकिन इस काल में उसको पालिश किया गया, उनको रगड़ घिस कर इतना ज़्यादा चमकीला और सुंदर बना दिया गया कि वो देखने में आकर्षक लगते थे और उनकी धार इतनी तीव्र होती थी कि जानवर को आसानी से मारा जा सकता था। इसी को पालिशदार और चकमक उद्योग कहा जाता है, ठीक। ये जो सब चीज़ें जो देखते हैं आपके कहाँ पे थी, नवपाषाण काल में थी, और इसी को आधार बनाकर उन्होंने कृषि हो गया, स्थायी आवास, परिवार गांव हो गया, आग का प्रयोग हो गया, मृदभांडों का प्रयोग हो गया, पशुपालन और पालिशदार चकमक उद्योग, इन सब के थ्रू उन्होंने क्या कहा कि इस काल को, नवपाषाण काल को नवपाषाणी क्रांति कहा जा सकता है। लेकिन इसके विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। विपक्ष में क्या कहा जाता है कि जो परिवर्तन हुए हैं, सही बात है, परिवर्तन तो हुए हैं नवपाषाण काल में, हम तो साफ साफ दिख भी रहा है परिवर्तन, हमने अभी पढ़ा भी,
लेकिन जो परिवर्तन हुए हैं वो इतनी तीव्र गति से नहीं हुए, वो 3 से 3.5 हजार साल में हुए हैं। यदि 3 से 3.5 हजार सालों के परिवर्तन को क्रांति कहा जाएगा तो क्रांति की परिभाषा ही गलत हो जाएगी फिर। तो इसलिए ये जो परिवर्तन आपको दिख रहे हैं नवपाषाण काल में, वो परिवर्तन जो है इतने तीव्र नहीं है कि उसको क्रांति कहा जाए। 3.5 हजार सालों लग गए हैं इस परिवर्तन को प्राप्त करने में मानव को, तो इसको क्रांति कहना उचित नहीं है। विपक्ष में तर्क पहला रहा। दूसरा जो गार्डन चाइल्ड ने आधार बनाया था कि पशुपालन और मृदभांडों का प्रयोग इस समय प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये ध्यान में रखने की बात है कि हम देखते हैं मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन के साथ हमें मिलने लगते हैं बागौर और आदमगढ़ से। और मृदभांडों का हमने देखा था चौपानी मांडो जो इलाहाबाद में स्थित है, वहाँ से आपको मध्य पाषाण काल में ही आपके हल्के फुल्के मृदभांड देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं था कि पशुपालन और मृदभांड जो प्रयोग किए जा रहे थे नवपाषाण काल में, वो नवपाषाण काल में ही आए थे, वो मध्य पाषाण काल में ही अस्तित्व में आ गए थे। तो किस आधार पे आप कह रहे हैं नवपाषाण काल की क्रांति है कि ये केवल इसी समय हुए थे? कृषि के साक्ष्य भी जो आप कहते हैं कृषि का प्रारंभ इस समय हुआ, तो कृषि के साक्ष्य ऐसा नहीं था कि इसी समय थे मतलब नवपाषाण काल में। उसके विकास का जो कृषि का प्रयोग मानव था, आप देखते हैं सराय नहर मैदाह वाले सेक्टर में आपको चूल्हे उल्हे मिलने लगते हैं, कहीं पे सिलबट्टे का प्रयोग मध्य पाषाण काल में आपको देखने को मिल जाता है। ये सिलबट्टा क्या होता था? जहाँ अनाजों को पीसने के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसा हमने पहले इमेज में देखा था कि एक महिला अनाज को पीस रही थी, ठीक। तो वो आपके मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गए थे। इस कारण जो है ये 3 प्रमुख आधार हैं जिनके आधार पर इस बात का खंडन किया जाता है कि नवपाषाण काल नवपाषाणिक क्रांति नहीं थी, ठीक। आइए, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि नवपाषाण काल को किन आधारों पर नवपाषाण काल की क्रांति कहा जाता है और किन आधारों पर इसका खंडन किया जाता है, ठीक। ये देखिए नवपाषाण कालीन उपकरण था। हमने कहा कि इस समय जो पालिशदार और चकमक उद्योग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उबड़ खाबड़ नहीं है, पूरा पाषाण काल की तरह उपकरण। ये देखिए लकड़ी के बेतों का प्रयोग करके ये आपकी खुरपी टाइप की आकृति बना दी गई है। यहाँ पे देखिए ये आपकी कुदाल टाइप की आकृति है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब जो है मध्य पाषाण काल के, कल हमने उसके पहले हमने स्लाइड में देखा था कि मध्य पाषाण काल में उपकरण इतने ज़्यादा नुकीले और धारदार, इतने ज़्यादा चमकीले नहीं थे जितने इस काल में हो गए। आप देखिए पत्थरों को रगड़ घिसकर एकदम चिकना नुकीला बनाया गया है यहाँ पे। उसके पहले पत्थरों को बस नुकीला बनाया जाता था, चमकदार नहीं बनाया जाता था, ठीक। इस काल में देखिए ये हड्डी के उपकरण है, इसको भी देखिए अच्छी तरीके से पालिश की गई है। यहाँ पे देखिए नवपाषाण कालीन उपकरण ये बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। देखिए कितने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। ये बाड़ाग्र है, इसको भाले के रूप में लकड़ी लगा के भाले के रूप में प्रयोग किया जाता था, और तीर लगा मतलब तीर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। ये नवचंद्राकार आकृति जो अपने मध्य पाषाण का, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका शेप कितना बदल गया है, कितना सुंदर और सुडौल बना दिया गया है इसको, ठीक है। ये आपके भाले के रूप में और तीर के बाड़ाग्र के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक। ऐसे लगा दीजिए तीर बन गया, भाले के रूप में भी प्रयोग होता था। ये सब नवपाषाण कालीन उपकरण है। ये सब देखिए भाले के रूप में प्रयोग किए जा रहे थे। इस काल के उपकरणों को देखिए कितने शार्पनेस, कितने सुंदर ढंग से डिजाइन किए गए हैं, ठीक। नवपाषाण काल, इसीलिए इस काल के उद्योग को क्या कहा जाता है? पालिशदार चकमक उद्योग। चकमक माने चमकीले टाइप के पत्थरों का प्रयोग किया गया, रगड़ घिस के इनको चमकीला बना दिया गया। ये देखिए मध्य पाषाण काल के उपकरण है। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंगल शेप में, लेकिन ये देखिए उतना ज़्यादा चमकीला नहीं है। इसको देखिए ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ऊबड़ खाबड़ टाइप की हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपको, ज़्यादा एकदम शेप इसका जो है बेहतर दिख रहा है। तो ये विशेषता थी मध्य पाषाण काल के और नवपाषाण काल के उपकरणों की। नवपाषाण काल में उपकरणों में कोई नए उपकरण प्रयोग में नहीं लाए, तो वही उपकरण थे, भाले उले का प्रयोग, तीर का प्रयोग, तीर धनुष का प्रयोग होता रहा। इस काल में विभिन्न प्रकार के कृषि औजारों को हम देखते हैं। ये सब कृषि औजार हैं जो प्रयोग में लाए जा रहे थे, और साथ में ही मध्य पाषाण कालीन औजार ही प्रयोग में लाए जा रहे, लेकिन उनका जो है इस्तेमाल करने का तरीका वो नवपाषाण काल में आकर बदल गया था, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये समाप्त हो गया हमारा यहाँ पे। तो हमने औजारों को भी देख लिया। इसके साथ ही कल हम पढ़ेंगे नवपाषाण कालीन, पूरा स्थलों को देख लेंगे। उसके बाद से कल से हमारा नवपाषाण कालीन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे। धन्यवाद।